गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो अपना नया चैप्टर सीखेंगे उसका नाम है सकल तलपट। सकल तलपट, ठीक है। अब ये सकल तलपट क्या है, पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी कॉमन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है। क्या है? एक ऐसा पत्रक है जो खाता बही में दर्शाई उधार बाकी और जमा बाकियां गणित की दृष्टि से सही हैं या नहीं, ये दर्शाता है। फिर से कि सकल तलपट क्या है, तो सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है जो खाता बही में दर्शाई गई सभी प्रकार की उधार बाकियां और जमा बाकियां गणित की दृष्टि से सही हैं या नहीं, ये दर्शाता है। ठीक है। अब जो भी उधार बाकियों का योग और जमा बाकियों का योग इसमें समान होना चाहिए। मतलब सकल तलपट हमारी सही है या गलत है वो कैसे पता चल जाता है कि सकल तलपट की जितनी भी उधार बाकियां हैं तो उधार बाकियों का योग और जमा बाकियों का योग कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर उधार और जमा दोनों बाकियों का योग समान है तो ही हमारी सकल तलपट गणित की दृष्टि से सही है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ी उसकी परिभाषा और उसके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सकल तलपट है ये पत्रक है, कोई खाता नहीं है। क्योंकि हम लाइन बना के इसको बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भी खाता हम बना रहे हैं। नहीं, सकल तलपट ये खाता नहीं है, ये क्या है? पत्रक है। और ये कब तैयार किया जाता है? तो वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट तैयार की जाती है। कब तैयार की जाती है? वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट तैयार की जाती है। और जो सकल तलपट है ये सकल तलपट खाता बही और वार्षिक हिसाब के बीच कड़ी रूप है। सकल तलपट क्या है? खाता बही और वार्षिक हिसाब के बीच कड़ी रूप है। ठीक है। अब आपको इसके भी नियम हमें याद करने हैं। कहने का मतलब सकल तलपट चैप्टर एकदम इजी है, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए? एंट्री याद होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री उधार में आएगी और कौन सी एंट्री जमा में आएगी। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको जो पेज दिख रहा है उसमें मैंने पहला लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत खाता। ठीक है। तो जो व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तिगत खाते में कौन कौन सी ऐसी प्रविष्टियां होंगी जो हम व्यक्तिगत खाते में लिखेंगे? कौन कौन से ऐसे खाते होंगे जो व्यक्तिगत खाते के अंदर आएंगे? तो व्यक्तिगत खाते में भी उधार बाकी और जमा बाकी। आपने देखा है कि खातों में हम एक उधार बाकी और एक तरफ जमा बाकी लिखते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत खाते में हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से खाते उधार की तरफ आएंगे और कौन कौन से खाते जमा की तरफ आएंगे। समझ रहे हो आप बात को? कि सबसे पहले व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खाते में हमको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से खाते उधार तरफ आएंगे। व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से खाते ऐसे हैं कि जो उधार तरफ आएंगे और कौन कौन से खाते जमा तरफ आएंगे। ठीक है। किसकी उधार बाकी होगी और किसकी जमा बाकी होगी वो हमें यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आहरण खाता, देनदार या लेना, दी गई लोन, अग्रिम चुकाए गए खर्च या मिलना बाकी आवक। तो ये जितने भी खाते हैं ना ये उधार बाकी आएगी। इन सभी खातों की कौन सी बाकी आनी चाहिए? उधार बाकी। ठीक है। अब जमा बाकी में कौन कौन सी हैं? पूंजी खाता, लेनदार, देना, ली गई लोन, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त आय। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सभी अपना दायित्व है। ये सारे खाते कैसे हैं? एक प्रकार से दायित्व हैं। तो ये सब कहाँ आएगा? जमा बाकी होगी। और आपको ये सकल तलपट चैप्टर तभी आएगा, आपको प्रविष्ट एंट्री लिखना तभी आएगा जब आपको ये याद होगा कि कौन से खाते उधार बाकी बताते हैं और कौन से खाते जमा बाकी बताते हैं। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। देखिए बेटा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो खाते हैं इसके मुख्य दो प्रकार है ना, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते में हमने देख लिया कि कौन कौन से खातों का समावेश व्यक्तिगत खातों में होता है। ठीक है। जिसकी मैंने बात की कि आहरण खाता, देनदार, दी गई लोन, अग्रिम चुकाए गए खर्च, मिलना बाकी आवक, ये सब उधार बाकी आती है। ये सब हैं व्यक्तिगत खाते। और जमा बाकी में आता है पूंजी खाता, लेनदार, देना, ली गई लोन, चुकाना बाकी खर्च, अग्रिम प्राप्त आय। ठीक है। ये सब की आती है जमा बाकी। लेकिन ये सब हैं किस प्रकार के खाते? व्यक्तिगत खाते हैं ये सब।
ठीक है। अब आगे दूसरी बात करनी है मुझे, अव्यक्तिगत खाता। जो अव्यक्तिगत खाता है उसके दो भाग हैं। पहला प्रकार है उसका माल संपत्ति खाता और दूसरा प्रकार है उसका उपज खर्च खाता। मतलब माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, ये दोनों खाते किस खाते के अंदर आते हैं? अव्यक्तिगत खाते के अंदर आते हैं। तो देखिए, जो माल संपत्ति खाता है इसमें भी कौन कौन से खातों का समावेश माल संपत्ति खाते में होगा, पहले ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है हमको कि कौन कौन से खातों का समावेश माल संपत्ति खाते में होता है, ठीक है। और फिर किस खाते की उधार बाकी होगी और किस खाते की जमा बाकी होगी, ये हमें याद करना है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माल संपत्ति खाता, उसके अंदर मैंने दो पार्ट बनाए हैं, उधार बाकी और जमा बाकी। तो उधार बाकी के अंदर कौन कौन से खाते लिखे हैं? खरीद खाता, बिक्री वापसी खाता और सभी प्रकार की संपत्तियां। तो इनकी कौन सी बाकी हो रही है? उधार बाकी। मतलब जो खरीद खाता है, बिक्री वापसी खाता है और संपत्तियों के खाते हैं, इन सब की हम कौन सी बाकी लिखेंगे? उधार बाकी लिखेंगे। अब जमा बाकी की तरफ कौन कौन से खाते हैं? बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता और माल की अन्य किसी भी तरीके से अगर जावक हो रही है तो हम उसकी कौन सी बाकी लिखेंगे? जमा बाकी, ठीक है। जैसे आहरण से गया माल, चोरी से गया माल, आग से जल गया माल, बरसात में भीग गया माल, किसी भी तरह से माल की जावक होती है तो हम उसको कहाँ बताते हैं? जमा बाकी में बताते हैं। और हम उसका नाम भी क्या देते हैं? खरीद खाता। उसे हम खरीद खाता लिखते हैं। खरीद खाता जमा की तरफ। अगर खरीद खाता जमा में बताया जा रहा है तो उसका मतलब क्या समझना है हमको? कि किसी भी तरह से माल की जावक हुई है, ठीक है। तो ये माल संपत्ति खाते में आपको इतनी बातों को याद रखना है कि कौन सी उधार बाकी और कौन सी जमा बाकी। अब देखिए, दूसरा जो खाता लिखा है वो कौन सा लिखा है? उपज खर्च खाता। उपज खर्च खाते को याद रखना बहुत ही सिंपल है कि सभी प्रकार के खर्च वो उधार होंगे। क्या होंगे? सभी प्रकार के खर्च उधार होंगे और नुकसान या हानि हुई हो तो वो भी क्या होगी? उधार होगी, ठीक है। फिर से बता दूं, सभी प्रकार के खर्च क्या होंगे? उधार होंगे और नुकसान या हानि हुई है तो उसे भी हम उधार लिखेंगे, उधार बाकी होगी इनकी। फिर जमा की तरफ क्या आएगा? सभी प्रकार की उपज, मतलब आपको किसी भी तरह से उपज मिली है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की उपज या लाभ या उसे नफ़ा कहते हैं या लाभ समझ लो कि लाभ या नफ़ा या किसी भी तरह की उपज, उसकी जमा बाकी बताई जाती है। तो आपको ये बाकियां याद कर लेनी है इस तरीके से।